हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड हायर जुडिशल सर्विसेज यानी डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम की जो है ना डेट खत्म हो चुकी है, डेट एक्सपायर हो चुकी। अब उसके फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं। अब उसका पीटी मेंस और इंटरव्यू तीन चीज़ की तैयारी करनी है। फिलहाल हम लोग पीटी की बात करेंगे। इसके अलावा यूपी जुडिशरी आने वाला है, इसके अलावा बिहार का भी एडीजी आने वाला है, यूपी का भी आने वाला है और बहुत सारे अलग स्टेट। सबसे नज़दीक में नियर बाय में हमारे पास है ऑल इंडिया बार एग्जाम। तो आज जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट हमारा है सीपीसी, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वन लाइनर टॉपिक्स यानी वन लाइनर हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए 200% मैं गारंटी कर सकता हूँ कितना पढ़ लेंगे, काफी रहेगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मेरे को बुराई नहीं लगती है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए मैं सीधे आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और सीधे हम लोग बात करते हैं सीपीसी की। ये रहा सीपीसी हमारे सामने। देखिए, फिर बिना कोई समय गंवाए, ये टोटल 18 पेजेस का है और इसको हम लोग और भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो ये पेड कॉपी है, इसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये आपको पेड वर्जन में मिल जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। देखिए, सीपीसी 1908 कब से लागू हुआ है, तो 1 जनवरी 1909 यानी वो 1909 से लागू हुआ है। सीपीसी में टोटल जो ऑर्डर्स हैं, टोटल ऑर्डर्स हैं 51, ठीक है। अब साथ के साथ ये बताने की जरूरत नहीं, 158 सेक्शंस भी हैं। सीपीसी कहाँ तक लागू होता है, तो सीपीसी का विस्तार पूरे भारतवर्ष में है, जो कि हमारा एक्सेप्ट नागालैंड और ट्राइबल एरिया है। डिग्री का डेफिनेशन कहाँ दिया गया, तो डिग्री का डेफिनेशन आप देख सकते हैं सेक्शन 2(2) में डिग्री का डेफिनेशन दिया गया है। इसके अलावा डिग्री का डेफिनेशन क्या है, बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ये ना पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट कर देंगे आपको डिग्री का डेफिनेशन, और नीचे पूछ देंगे कि ये डिग्री है कि और कोई चीज़ है, या इनमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है या जो सबसे सही सटीक आंसर है वो आपको लगाना है। तो वहाँ पर खास करके लोग कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चंस डीजेएस में पूछे जाते हैं आजकल, तो एआईबी में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न उनका चेंज हो गया, उन्होंने खुद को अपग्रेड कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपके से ये इस तरह का आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर डिग्री का डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एंड एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। मतलब सिंपल सा है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल इसमें ट्रिक बता दूं। देखो, डिग्री कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किस चीज का, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन का मतलब होता है न्याय निर्णय। तो न्याय निर्णय का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, बट उसमें एडजुडिकेशन इंक्लूड वो नहीं करते जिसमें अपील लाई होती है, एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ऑर्डर से अपील वाली बात। डिग्री दो तरह की होती है, एक प्रिलिमिनरी डिग्री होती है, एक फाइनल डिग्री होती है। प्रीलिमिनरी डिग्री वो डिग्री होती है फ्रेंड्स जिसमें कि हम सूट का कंप्लीट डिस्पोजल नहीं करते हैं, फिर से उसमें फर्दर कोई ऑर्डर डिग्री की जरूरत हो सकती है। डिग्री कब फाइनल होता है, डिग्री तब फाइनल होता है जबकि ये कंक्लूसिवली डिटरमिन करता है पार्टीज के राइट्स को, और उसके बाद देयर इज नो चांस ऑफ अपील, नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिग्री। सो डिग्री कब फाइनल होता है। प्रिलिमिनरी डिग्री कितने मामलों में पास की जा सकती है, तो 3 मामलों में की जा सकती है, पार्टीशन के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, इसके अलावा मींस प्रॉफिट और पोजीशन के मामले में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया तो इट इज डिग्री नहीं माना जाएगा। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑर्डर आया और कोर्ट ने कहा कि भाई हम सेल को सेट असाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये डिग्री नहीं कहा जाएगा। डिसमिस ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट ए डिग्री, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज ए डिग्री, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, जो कि सेक्शन 144 सीपीसी के अंदर का क्वेश्चन था, उसका डिटर्मिनेशन किया तो उसको हम डिग्री मानते हैं। प्लेंट को रिजेक्ट करना, रिजेक्टिंग द प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, पार्टी ने कोर्ट फीस जमा नहीं किया, कोर्ट ने क्या कर दिया, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो इसको हम डिग्री मानेंगे। प्लेंट को रिटर्न करना अपने आप में डिग्री नहीं कहलाता है। अवार्ड और डिग्री, ये जो शब्द हैं मोस्टली इस्तेमाल होते हैं किसके किसके द्वारा, सिविल कोर्ट के द्वारा, आर्बिट्रेटर के द्वारा, इंडस्ट्रियल कोर्ट के द्वारा, कोऑपरेटिव कोर्ट्स के द्वारा भी होते हैं इस्तेमाल। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ ए सूट, ये डिग्री कहलाता है। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड डिग्री, मतलब क्या हो गया, सीधा टाइम बार्ड डिग्री के मामले में। तो अगर टाइम बार्ड है, सॉरी टाइम बार्ड है अगर अपील और उसको डिसमिस कर दिया तो वो डिग्री कहलाती है। डिसमिसल ऑफ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, अगर सूट को डिसमिस कर दिया एविडेंस की कमी में तो वो भी डिग्री होगा। सूट डिसमिस हुआ एविडेंस की वजह से तो वो डिग्री है। डिग्री होल्डर का डेफिनेशन है सेक्शन 2(3) के अंदर। डिग्री होल्डर का मामला मतलब क्या होता है, तो ऐसा डिग्री होल्डर कौन हो सकता है, तो डिग्री होल्डर कोई भी हो सकता है, मे बी प्लेंटिफ, मे बी डिफेंडेंट। बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा कि डिग्री होल्डर कौन होता है, प्लेंटिफ, डिग्री होल्डर कौन होता है, डिफेंडेंट। आंसर है कोई भी हो सकता है। सो नीड नॉट बी ए पार्टी टू द सूट भी हो सकता है इसके अलावा। और नेक्स्ट कहते हैं कि द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू द प्लेंटिव, तो प्लेंटिव डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है। इवन कहते हैं कि पार्टी सूट का जो नहीं है वो भी डिग्री होल्डर हो सकता है। फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट का जो टर्म है वो सेक्शन 2(5) के अंदर डिफाइंड है सीपीसी में। फॉरेन कोर्ट किसको कहते हैं, फॉरेन कोर्ट क्या होगा, फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट है जो कि भारत के बाहर सिचुएट है और जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार ने स्टैब्लिश
नहीं किया है। तीसरी और आखिरी बात क्या है कि वो कोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा कंटिन्यू नहीं किया गया। तो तीन बातें हो गई, फॉरेन कोर्ट क्या हो सकता है जो भारत के बाहर है, दूसरा कि भारत सरकार ने स्टैब्लिश नहीं किया, और तीसरा भारत सरकार उसको कंटिन्यू नहीं कर रही है। अब फॉरेन कोर्ट के बाद आता है फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का डेफिनेशन है 26 सीपीसी के अंदर। जज का डेफिनेशन मिलता है सेक्शन 28 सीपीसी में। पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की जाती है उसको हम कहते हैं जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर का डेफिनेशन है वो मिलता है सेक्शन 29 में। जजमेंट में क्या चीजें होती हैं, तो कम से कम जजमेंट के बारे में हम बता दूं, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कहते हैं कि कंसाइज स्टेटमेंट होता है केस का, यानी केस में क्या था वो पूरा कंसाइज स्टेटमेंट होता है। दूसरी बात जो होती है जो डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजंस देयर ऑफ, एंड द थर्ड पॉइंट इज द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, किस पॉइंट पर आपने डिटर्मिन करा। नेक्स्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो टर्म है वो कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 211 सीपीसी में डिफाइंड है। ऑफिशियल असाइनी रिसीवर को लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर 211 सीपीसी नहीं माना जाता है। मींस प्रॉफिट का टर्म डिफाइंड है सेक्शन 212 में। प्रॉफिट जो रिसीव होती है ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजीशन बाय ए पार्टी और ओवर प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं मींस प्रॉफिट। सीधा सा फंडा है, रॉन्गफुल पोजीशन हो गया किसी प्रॉपर्टी का और उससे अगर कोई प्रॉफिट कमा लेता है, बना लेता है, उसको हम कहते हैं मींस प्रॉफिट। ऑर्डर को डिफाइन किया गया सेक्शन 214 में। प्लीडर टर्म डिफाइंड 215 में। प्रिस्क्राइब टर्म डिफाइंड 216 में। इसके अलावा सरपंच जो होते हैं वो पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में नहीं आते हैं एज पर सेक्शन 217। रेवेन्यू कोर्ट को सिविल कोर्ट नहीं माना जाता है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन या पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है सेक्शन 6 सीपीसी में। सीपीसी 1908 अपने आप में क्या है, तो ये एक प्रोसीजरल लॉ है। ओके। ऑर्डर्स एंड रूल्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है वो कभी भी ओवरराइड नहीं करते हैं प्रोविजन जो कि सेक्शन में दिए हैं, यानी ऑर्डर रूल्स और सो कॉल्ड सेक्शंस जो फर्स्ट यहाँ पर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरराइड नहीं करते हैं। नाउ सेक्शंस ऑफ सीपीसी कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी जो सेक्शंस आपको मिलते हैं और उसमें ऑर्डर मिलता है तो सेक्शंस को पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है। सूट ऑफ ए सिविल नेचर सेक्शन 9 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट समझिए, यदि कोई राइट या यदि कोई लाइबिलिटी क्रिएट की जाती है स्टैट्यूट के द्वारा, कोई कानून के द्वारा, तो जो स्टैट्यूट में क्रिएट स्पेसिफिक फोरम इट्स इन्फोर्समेंट, मतलब समझ में आ रही बात। अगर कोई राइट दे दिया कानून ने कि भाई आपके लिए ये राइट है, तो उस राइट के वायोलेशन होने पर उस राइट को कहां से वापस आप पा सकते हैं, उसकी रेमेडी कहां होगी, वो आपको मिलेगा। सो द स्टैट्यूट में क्रिएट स्पेसिफिक फॉरम फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। अब कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए अपने पास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसके लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम है, नेशनल फोरम है, स्टेट फोरम है। उसी तरीके से यदि कोई मशीनरी नहीं है इन्फोर्समेंट के लिए, सो इफ नो मशीनरी इज प्रोवाइडेड फॉर इन्फोर्समेंट सिविल कोर्ट कैन एंटरटेन द सूट। मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर है, अगर कहीं मामला नहीं चल सकता है एज पर द प्रोविजंस और ऑफ द एक्ट, तो सिविल कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है। सिविल नेचर का सूट किसको किसको हम कह सकते हैं, सिविल सुन के याद करने की कोशिश कीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है वो सिविल नेचर का सूट होगा। राइट टू वर्शिप होगा जो सिविल नेचर का सूट होगा। अगर डैमेजेस की बात करते हैं सिविल रॉन्ग्स के केस में, तो वो भी हमारा सिविल नेचर का ही सूट होता है। अगर हम केस करते हैं किस मामले के लिए, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन ए टेम्पल, टेम्पल में चढ़ावा चढ़ाने के लिए, ऑफरिंग्स के शेयर के लिए, जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसका शेयर, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स, जो चढ़ावा चढ़ाया गया उसके शेयर का राइट, ठीक है। राइट टू टेक आउट पोजेशन, ये हो जाता है हमारा सिविल सूट। इसके अलावा राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल, मंदिर में पूजा करने का जो अधिकार होता है, ये भी हमारा सिविल नेचर का सूट होता है। कौन कौन से सिविल नेचर के सूट नहीं होते हैं, सूट्स रिलेटिंग टू पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ये हमारे सिविल नेचर के सूट नहीं होते हैं। इसके अलावा प्योरली रिलीजियस राइट्स होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर कास्ट से, जाति से निकाल दिया गया किसी व्यक्ति को, तो उसको भी हम सिविल नेचर का सूट नहीं मानते हैं। सूट फॉर रिकवरी ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट्स ऑफ ऑफरिंग्स, ये भी सूट सिविल नेचर के अंदर नहीं आता है। विंडिकेशन ऑफ मेयर डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस, इसको भी हम सिविल नेचर का सूट नहीं मानते हैं। अगर कोई सूट फाइल किया जाता है किसी कास्ट की, जाति के लोग के द्वारा या मेंबर के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल उसको जाति से, बिरादरी से निकाल दिया गया है फ्रॉम द इन्विटेशन टू द कास्ट डिनर, तो उस केस में भी इसको हम सिविल सूट का दर्जा नहीं देते हैं। नेक्स्ट, रेस सब, एक देखिए दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए आता है, एक होता है रेस जुडिकेटा और एक होता है रेस सबजुडिस। तो रूल ऑफ सबजुडिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 10 में मिलता है और इसको हम लोग स्टे ऑफ सूट के नाम से जानते हैं सेक्शन 10 में। रूल ऑफ सबजुडिस क्या करता है, रूल ऑफ सबजुडिस ट्रायल को बार करता है, ट्रायल पर रोक लगा देता है सबसिक्वेंट सूट के। अंडर कंसिडरेशन ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ, जब मामला होता है तो हम इसको सबजुडिस बोलते हैं। सबजुडिस का मतलब क्या है, कोई मामला कोर्ट ऑफ लॉ में अभी पेंडिंग चल रहा है। द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट, अगर कोई मामला मान लो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो उसको हिंदुस्तान के कोर्ट में हम रेस सबजुडिस के कॉन्सेप्ट से नहीं डील कर सकते। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है, द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट विल नॉट प्रीक्लूड
द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो अगर कोई मामला फॉरेन कोर्ट में चल रहा है तो सेम मामला इंडिया के कोर्ट में चल सकता है। ये नियम कह सकते हैं कि बच्चों कोई फॉरेन कोर्ट में चल रहा है, मामला विचाराधीन है ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में, तो इंडिया के कोर्ट में वो केस नहीं चलेगा, बिल्कुल चल सकता है बिंदास। सेक्शन 10 सीपीसी कब आता है ऑपरेशन में, देखिए सेक्शन 10 सीपीसी कम इनटू ऑपरेशन कब, बिफोर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट, यानी रिट सब जुडिस की बात आप कब ला सकते हैं कोर्ट में, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले, यस सब्सिक्वेंट सूट का। दूसरा, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद, ये तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, या तो सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले या बाद में, या रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले। सेक्शन 10 सीपीसी के लिए क्या क्या चीजें मैंडेटरी हो सकती हैं वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात पहले बता दूं कि ये सेक्शन 10 अपने आप में ही ये प्रोविजन मैंडेटरी है, यानी अगर किसी कोर्ट ने किसी न्यायालय को ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर मैटर पेंडिंग है, तो भारत की कोई भी कोर्ट उस मामले की सुनवाई दोबारा से नहीं करेगी, उसको छोड़ देगी, उसका ट्रायल बार हो जाएगा। अंडर सेक्शन 10 सीपीसी द कोर्ट कैन पास थ्री चीजें कर सकती है सीपीसी के अंदर, यानी रिट जब जुडिस के मामले में तीन बातें हो सकती हैं। पहली, इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर भी कर सकती हैं। ये काम कर सकती हैं, ट्रायल नहीं चलाएंगे लेकिन इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है, ट्रायल नहीं चलाएंगे, इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, ट्रायल नहीं चलाएंगे लेकिन रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर कोई ट्विस्ट करके आपसे पूछ रहा है कि क्या कोई मामला रिट सब जुडिस से बाहर है तो उसमें क्या अपॉइंटमेंट हो सकता है रिसीवर का, ऑफ कोर्स हो सकता है सर, बिंदास हो सकता है। अगर ग्रांट इंजंक्शन ग्रांट कर दिया कोर्ट ने तो क्या ये ऑर्डर वैलिड है, बिल्कुल सही है, हो सकता है सर, पास इंटरिम ऑर्डर किया जा सकता है, ट्रायल नहीं चल रहा है। नाउ रिस जूडिकेटा, रिस जूडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 11 सीपीसी में है। इसके लिए जो मैगजिम्स रिलेटेड है रिस जूडिकेटा से, पहला मैगजिम जो रिलेटेड है उसको कहते हैं नेमो डेबिट बिस पेक्सारे प्रो यूनो एट एडम कोजा, दूसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिश लीटम, और तीसरा होता है जिसको कहते हैं रिस जूडिकेटा प्रो वर्टिले वर्टिटेट ऑक्यूपीटर। ओके, तीन मैगजिम है, ये तीनों मैगजिम एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि कहां से किस सेक्शन से जुड़े है सीपीसी के। सेक्शन 11 किन मामलों पर लागू होता है, देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर कहा है कि सेक्शन 11 लागू होता है उन मामलों में जो कि सूट हो या एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स पर भी लागू होता है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा भी जैसे सीपीसी में 10 में सेक्शन 10 में कहा गया रेस सब्जेक्ट मैंडेटरी है, वैसे ये भी मैंडेटरी है। रेस जुडिकेटा डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट, तो प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट के ऊपर रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन नहीं होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, रिस जुडिकेटा डज नॉट अप्लाई टू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ये बड़ी कॉमन सी बात है। कंस्ट्रक्टिव रिस जुडिकेटा का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 अंडर सेक्शन 11 सीपीसी में मिलता है। डिसीजन या फाइंडिंग गिवन बाय द कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन कैन नॉट ऑपरेट एज रिस जुडिकेटा। प्लेस ऑफ सिंग का कॉन्सेप्ट कहां दिया गया है सीपीसी में, तो पार्ट 1 में। सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोअर कोर्ट, यानी लोअर ग्रेड के कोर्ट में होगा तो उसको सेक्शन 15 में रखा गया है। सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 16 सीपीसी। सो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है तो वो सेक्शन 16 के हिसाब से फाइल होता है वहां पर जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उस जुरिस्डिक्शन में अगर होगा जहां पर कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स लग रहे हैं तो उसका जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 17 में दिया गया है, तो कहीं भी कर सकते हैं जहां भी प्रॉपर्टी पार्शियली मिल जाती है। नेक्स्ट, वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, और ये कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्डर 1 रूल 8 में, यानी 1-8। इसके अलावा मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के आधार पर सूट को डिसमिस नहीं किया जा सकता है, ऑर्डर 1 रूल 1 या सॉरी ऑर्डर 1 रूल 9 1-9, हिंदी में बोलेंगे 1-9। द पार्टीज कैन बी स्ट्रक आउट, पार्टीज का नाम हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या सब्सटीट्यूट किया जा सकता है 1-10, यानी ऑर्डर 1 रूल 10। Every suit shall be as far as practicable be framed as to afford for final decision or to prevent further litigation। हर एक सूट जो प्रैक्टिकेबली फाइल किया जाता है उसके पीछे दो लॉजिक होता है, दो कारण होता है। पहला, फाइनल डिसीजन को अफोर्ड करना, दूसरा कि फर्दर लिटिगेशन हो ही ना। नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर कोई प्लेंटिफ ओमिट करता है सू करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। वेयर ए प्लेंटिफ ओमिट्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रिलिंक्विशेस एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। भाई मान लो मैं प्लेंटिफ हूं, मेरे पास 2-3-4 क्लेम्स हैं और मैं उस क्लेम को जानबूझ करके छोड़ देता हूं, इंटेंशनली ओमिट कर देता हूं, रिलिंक्विश कर देता हूं, तो बाद में मुझे वो क्लेम को फिर से लाने का परमिशन नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मिलता है 2-2 में, यानी ऑर्डर 2 और रूल 2। जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ऑर्डर 2 रूल 3 में। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, द प्लेंटिफ वांट्स टू क्लेम सम रिलीफ इन ए सब्सिक्वेंट सूट, तो प्लेंटिफ रिक्वायर्स लीव अंडर ऑर्डर रूल 2 का सब रूल 3। नेक्स्ट,
देखिए जब प्लीडर यहाँ पर बात करते हैं ना, प्लीडर, तो सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, तो यानी जब हम सर्विस ऑफ प्रोसेस यानी कि प्रोसेस की बात करते हैं, उसके सर्विस की बात करते हैं प्लीडर पर, तो वह 3-5 में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीडर पर सर्विस ऑफ प्रोसेस, प्लीडर पर सर्विस ऑफ प्रोसेस, प्लीडर पर सर्विस ऑफ प्रोसेस, सर्विस ऑफ प्लीडर ऑन प्रोसेस, सॉरी पर सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, ये हो गया 3-5, ठीक है। ऑर्डर 3 रूल 5, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट। तो यार याद रखिएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक जो सूट फाइल होता है वो एक प्लेंट के जरिए होता है, और प्लेंट की कॉपी हमेशा डुप्लीकेट में होगी। ये बात मेंशन है 4.1 में, यानी ऑर्डर 4 रूल 1 में। सूट इंस्टीट्यूटेड व्हेन अ प्लेंट इन डुप्लीकेट इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? सूट तभी इंस्टीट्यूट होता है जब कोई प्लेंट की कॉपी डुप्लीकेट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में फाइल की जाती है। सिविल कोर्ट में 2 कॉपी डुप्लीकेट फाइल होगी। ऑर्डर 4 रूल 1, ऑर्डर 4 रूल 1। रूल किसका? समन इशू करने का, इशू समन यानी समन्स इशू करने का रूल, और समन्स के सर्विस का जो नियम है वो मिलता है ऑर्डर 5 में। ए डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर, आंसर द क्लेम एंड टू फाइल रिटन स्टेटमेंट। डिफेंडेंट को अपीयर करने का, क्लेम का आंसर करने का और रिटन स्टेटमेंट देने के लिए 30 दिन का टाइम मिलता है। ऑर्डर 5 रूल 1 सब रूल 1, यानी ऑर्डर 5 रूल 1 सब रूल 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दस्ती समन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर 5 रूल 9 में। इसके अलावा ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 3 कहता है बहुत सिंपल, भाई जो भी एक्सपेंसेज होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी एक्सपेंसेज होते हैं सम्मन्स की सर्विस कराने में वो प्लेंटिफ बियर करेगा, डिफेंडेंट बियर नहीं करता है। प्लीडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्डर 6 रूल 1 में, यानी 6(1) में मिलता है, यानी 6(1) में मिलता है। प्लीडिंग को स्ट्रक डाउन किया जाता है 3 ग्राउंड पर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीडिंग्स को 3 ग्राउंड पर स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, स्कैंडुलस, अननेसेसरी और वेक्सेसियस। ये बात आती है कहां से? ऑर्डर 6 रूल 16 में, यानी 6(16) या 6(16). ऑर्डर 6 रूल 17, प्लीडिंग को अल्टर किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, और इसके लिए जो समय मिलता है वो है 14 डेज। ऑर्डर 7 रूल A1, यानी ऑर्डर 7 रूल 1, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट, यानी हम प्लेंट की जब बात करते हैं तो ऑर्डर 7 का कॉन्सेप्ट डील होता है। प्लेंट रिटर्न करने की बात आती है 7-10 में, उसमें 7-10 का रूल बी, यानी 7-10B, यानी 7-10B। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट को रिजेक्ट किया, देखिए प्लेंट रिटर्न करना है तो 7-10 देखेंगे, अगर प्लेंट को रिजेक्ट करना है तो 7-11 देखेंगे। 7-11E, यानी प्लेंट जब डुप्लीकेट फाइल नहीं होता है तो कोर्ट उस केस में उसको क्या कर देती है? प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है। सो अगर नहीं डुप्लीकेट फाइल किया, रिजेक्ट किया, तो कौन सा ऑर्डर लगेगा? ऑर्डर 7 रूल 11E। उसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 11A, प्लेंट का रिजेक्शन होता है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं मिलता है तब। 7-11 में प्लेंट रिजेक्ट अगर हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गया 7-11 में तो फ्रेश सूट बार नहीं होता है, फ्रेश सूट आप दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पर ला सकते हैं। डिसमिस अगर हुआ है 9-2 के अंदर तो भी आप फ्रेश सूट ला सकते हैं, डिसमिस हुआ है अगर 9-3 के अंदर तो भी ला सकते हैं। सो 9-3, 9-3, 9-2, 7-11, 7-11, 9-2, 9-3, 7-11, 9-2, 9-3, इन तीनों में कभी भी सूट अगर डिसमिस हो गया तो आप फिर से फ्रेश सूट ला सकते हैं। रिटन स्टेटमेंट का पर्टिकुलर्स, उसके अलावा काउंटर क्लेम, इसका कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्डर 8 में, यानी ऑर्डर 8 में क्या मिलेगा? काउंटर क्लेम और रिटन स्टेटमेंट के बारे में। जो टाइम लिमिट है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए वो 30 दिन की है, जिसको एक्सटेंड करके हम 90 दिन तक कर सकते हैं। कमर्शियल सूट में टाइम लिमिट मिलता है 120 दिन का। स्पेसिफिक डिनाइल का कॉन्सेप्ट मिलता है 8(3) एंड 8(5), यानी ऑर्डर 8 रूल 3, ऑर्डर 8 रूल 5 में। सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्डर 8 रूल 6 में। सेट ऑफ 2 तरह का होता है, एक लीगल सेट ऑफ होता है, एक इक्विटेबल सेट ऑफ होता है। काउंटर क्लेम का कॉन्सेप्ट मिलता है ऑर्डर 8 रूल 6A, यानी 8(6)A, 8(6)A, 8(6)A काउंटर क्लेम। सब्सिक्वेंट प्लेनिंग के बारे में बात करें तो ऑर्डर 8 रूल 9 में कॉन्सेप्ट मिलता है। ऑर्डर 8 रूल 10, कोर्ट प्रोनाउंस करती है जजमेंट अगर डिफेंडेंट जहां पर रिटन स्टेटमेंट फेल कर देता है, नहीं जाता है, जमा करता है, लाता है तब। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में चूक जाता है तो कोर्ट वहां पर जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है ऑर्डर 8 रूल 10 में। सूट जो डिसमिस होता है वहां पर बात करें तो ऑर्डर 9 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 3, इसमें मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें फिर से फ्रेश सूट लाया जा सकता है, ठीक है। फ्रेश सूट, सॉरी, सूट अगर डिसमिस हुआ, डिसमिस इन डिफॉल्ट, ऑर्डर 9 रूल 3 रूल 8। इसके अलावा फ्रेश सूट इन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज परमिसिबल, ऑर्डर 9 रूल 3, यानी आप नया सूट फिर से फाइल कर सकते हैं सेम कॉज पर, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, ऑर्डर 9 रूल 3 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। समन्स अगर मान लीजिए भेजा गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समन भेजा गया, समन रिटर्न हो गया, सर्विस नहीं हुई समन की, और प्लेंटिफ दोबारा फ्रेश समन करने में 7 दिन के अंदर फेल कर जाता है। होता क्या है कि समन भेजा गया, समन सर्व नहीं हुआ, तो प्लेंटिफ को डायरेक्शन होता है कि भैया 7 दिन के अंदर आप समन फिर से दोबारा भेजो। अगर 7 दिन में नहीं भेजता है तो सूट को डिसमिस किया जा सकता है, ऑर्डर 9 रूल 5, 9(5). नेक्स्ट,
अगर कोई एप्लीकेशन ऑर्डर 9 रूल 7 के अंदर फाइल किया गया है तो एट एनी टाइम और बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप ला सकते हैं इसको। नेक्स्ट, सूट अगर डिसमिस हुआ है होली और पार्टली अंडर ऑर्डर 9 रूल 8 तो प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट। अगर सूट पार्शियली या होली अगर डिसमिस हो गया है अंडर ऑर्डर 9 रूल 8 तो प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया जा सकता है फ्रेश सूट फाइल करने से। अगर सूट को रिस्टोर करना है, मान लीजिए सूट डिसमिस हो गया तो सूट को रिस्टोर करना है तो रिस्टोरेशन के लिए ऑर्डर 9 रूल 9, जब डिसमिसल हुआ था ऑर्डर 9 रूल 8 में तो ऑर्डर 9 रूल 9 में आप क्या करेंगे, रिस्टोर। एक्स पार्टी डिक्री अगर कोर्ट ने कर दिया है तो एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए जो प्रोविजन मिलता है वो है 9(13) ऑर्डर 9 रूल 13। उसके अलावा रेमेडी में बी सॉट अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री एंड ऑन अपील 96 सबसेक्शन 2 सीपीसी। तो जो मैंने आपसे बताया ऑर्डर 9 रूल 13 में एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कर सकते हैं। सेम यहाँ पर पोजीशन है कि अपील अगर जाना है तो सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविजन है। एक्स पार्टी ऑर्डर की हम बात करेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 7, एक्स पार्टी डिक्री की बात करेंगे तो ऑर्डर 9 रूल 13। देखिए दो चीजें हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर तो 9(7) फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स पार्टी ऑर्डर केस में 9(7) और एक्स पार्टी डिग्री के केस में 9(13। ठीक है, ये इस सबको सेटिसाइड किया जा सकता है। कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर ओके एलडीआर। एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सो ऑर्डर 10 रूल 1(a) के अंदर एडीआर का कॉन्सेप्ट आता है जिसको कोर्ट कहती है कि भाई पार्टीज तुम लोग आपस में एडीआर कर सकते हो। पार्टी का ओरल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ऑर्डर 10 रूल 2 में आता है ये मामला। इंटरोगेटरीज शैल बी आंसर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 11 रूल 8 यानी 11(8). इंटरोगेटरीज जो दी जाती हैं उसको आंसर किया जाएगा एफिडेविट पर, ये 11(8) के अंदर कहा गया। 11(8) मतलब ऑर्डर 11 रूल 8। अगर नॉन कंप्लायंस होता है, सपोज कीजिए अगर नॉन कंप्लायंस हुआ विद द ऑर्डर टू आंसर इंटरोगेटरीज, भाई कोर्ट ने कहा कि इंटरोगेटरीज के आंसर दे दो, उसका नॉन कंप्लायंस कर दिया। डिस्कवरीज के आप आंसर दे दो, उसका भी नॉन कंप्लायंस कर दिया। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दे दो, उसका भी नॉन कंप्लायंस हो गया, करने दो, वो भी नहीं। सबका नॉन कंप्लायंस अगर हो गया तो उसके लिए यहाँ पर उसका जो परिणाम निकलेगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो है 11-21 ऑर्डर 11 रूल 21। सो आप सिंपल कह सकते हैं द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर टू आंसर इंटरोगेटरीज और डिस्कवरी और इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डील्ड विद अंडर ऑर्डर 11 रूल 21 सीपीसी। देखिए ऑर्डर 12 रूल 2 यानी कि 12(2), सीधे मैं बोलूंगा 12(2), तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम दिया जाता है टू बी गिवन टू कॉल्ड अपॉन बाय नोटिस। तो 7 दिन नोटिस भेज करके किसी को बुलाना, 7 डेज कहाँ से लेंगे हम, सर्विस ऑफ नोटिस से। तो जिस तारीख को नोटिस हुआ है, उस जिस तारीख को नोटिस सर्व हुआ है उस तारीख से 7 दिन के अंदर बुलाना। तो 12(2). 12(4) में है कि पार्टी इज कॉल्ड अपॉन बाय नोटिस, कि भैया आओ और एडमिट चाहो तो फैक्ट को तुम एडमिट कर सकते हो। अदर पार्टी को कहा जा सकता है कि भाई पार्टी तुम आके फैक्ट को एडमिट कर सकते हो। 12(4). जजमेंट ऑन एडमिशन, अगर पार्टी ने एडमिट कर लिया, अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया तो एडमिशन पर जजमेंट हो सकता है। फिर से रिपीट करो, एडमिशन पर जजमेंट होगा, ऑर्डर 12 रूल 6 12(6). उसके अलावा 12(6) में ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफेंडेंट कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ दिस सूट। डिफेंडेंट एप्लीकेशन डाल सकता है सूट का डिस्पोजल के लिए, क्योंकि पहले एडमिशन हो चुका है। 12(8) नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। 12(8) के अंदर प्रोविजन है डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का नोटिस। प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बात आती है ऑर्डर 13 में। इशू अगर फ्रेम करना है तो ऑर्डर 14 रूल 1, ऑर्डर 14 रूल 1। अगर अमेंड करना है इशू को, फ्रेम करना है एडिशनल इश्यूज, या इसमें बात करें तो हम आता है प्रोविजन ऑर्डर 14 रूल 5। सो अगर इश्यूज अमेंड करना है या उसमें एडिशनल इश्यूज को प्रायर टू पासिंग अ डिक्री अगर कोर्ट का पावर है तो यहाँ पर बात होती है ऑर्डर 14 रूल 5 की। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। सूट की पहली हियरिंग में ही डिस्पोजल हो जाना, ऑर्डर 15 में प्रोविजन है। गवाहों का सम्मन्स और अटेंडेंस, ये आता है ऑर्डर 16 में। कोर्ट के पास पावर है कि वो समन भेज सकता है ऐसे पर्सन को जिसको कि किसी भी पार्टी ने गवाह के तौर पर कभी नहीं बुलाया है, उसको भी कोर्ट बुला सकती है, एंड दैट इज अंडर ऑर्डर 16 रूल 14 यानी 16-14। इसमें सीपीसी के अंदर कोर्ट के पास एक जबरदस्त पावर है कि जिस किसी व्यक्ति को किसी भी पार्टी ने विटनेस की हैसियत से नहीं बुलाया है उसको कोर्ट बुला सकती है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ इश्यूज मस्ट बी फाइल्ड विद इन 15 डेज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, विटनेसेस की लिस्ट जो होती है अमेंडमेंट के बाद आपको 15 दिनों के अंदर अंदर फाइल करनी है। मान लो हमने प्लेंट फाइल करी और प्लेंट में हमने अमेंडमेंट करा तो उसके 15 दिनों के बाद अंदर अंदर हमें क्या करना है, हमें फिर से क्या कर देना है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस डालने हैं। प्रीजन जो शब्द है इसको डिफाइन किया गया है 16A के अंदर। ऑर्डर 16A रूल 6 में कहा गया है
जो प्रिजनर है उसको लाया जाएगा कोर्ट से, कोर्ट लाया जाएगा कस्टडी से। मैक्सिमम एडजर्नमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो मिलता है ऑर्डर 17 रूल 1 में। अगर सूट के डिसमिसल की बात करें ऑर्डर 17 रूल 3 के अंदर, तो ओनली रेमेडी जो अवेलेबल होती है दैट इज एन अपील। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर 17 रूल 3 के अंदर अगर कोई सूट डिसमिस की जाती है तो उसका एक ही रेमेडी है, दैट इज अपील। सूट की हियरिंग और विटनेसेस का एग्जामिनेशन ऑर्डर 18 में आता है। एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ ए विटनेस शैल बी एन एफिडेविट। तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो होगा विटनेस का वो होगा एफिडेविट पर होगा। ऑर्डर 18 रूल 4 सब रूल 1 18(4)(1)। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 18(4)(1) विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर होगा। विटनेस हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड कैन बी रिकॉल्ड। जो इस विटनेस का पहले से एग्जामिनेशन हो चुका है उसको दोबारा से रिकॉल किया जा सकता है, दैट इज ऑर्डर 18 रूल 17। एफिडेविट की बात करते हैं ऑर्डर 19 में, जजमेंट एंड डिक्री ऑर्डर 20 में। इसके अलावा जजमेंट की कॉपी जो है अवेलेबल होगी पार्टीज को ऑर्डर 20 रूल 1 के अंदर सब रूल 2। मैक्सिमम टाइम जो ग्रांट की जाती है कोर्ट को बाय सीपीसी कि भैया आपने डिक्री दे देना है आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जजमेंट के बाद डिक्री देनी है, दैट इज 15 डेज। ऑर्डर 20 रूल 7 में कहा गया है, ऑर्डर 20 रूल 7 में कहा गया है कि डिक्री में वही डेट होनी चाहिए, वही डेट होगा जो जजमेंट पर लिखा गया है। यानी जो डेट डिक्री जजमेंट पर है वही डिक्री पर होगा। पहले जजमेंट होता है फिर डिक्री होता है, उसके पहले ऑर्डर होता है। सो डिक्री अमाउंट में बी डायरेक्टेड, डिक्रीड अमाउंट में बी डायरेक्टेड फॉर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट आफ्टर पासिंग टू डिक्री। सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ऑर्डर 20 रूल 12 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जो डिक्री का कोई अमाउंट अगर है तो उसके बारे में कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि भाई तुम वो पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। पासिंग ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री इन ए सूट फॉर पोजेशन एंड मींस प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, प्रीलिमिनरी डिक्री पास करना किसी सूट में, वो सूट किसका है, मींस प्रॉफिट का है। ऑर्डर 20 रूल 12 के अंदर ये प्रोविजन आता है। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, लार्जेस्ट ऑर्डर इन सीपीसी ऑर्डर 21। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, restitution of conjugal rights or for injunction ऑर्डर 21 रूल 32, ऑर्डर 21 रूल 32 21-32। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सो क्लेम का एडजुडिकेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्शन लेना 2158 में है। गार्निशी किसको कहते हैं, गार्निशी का मतलब होता है डेटर ऑफ ए जजमेंट डेटर, यानी जो जजमेंट डेटर का भी डेटर है उसको हम गार्निशी कहते हैं। अगर सेवरल डिफेंडेंट्स है उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है या सोल डिफेंडेंट है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन मिलता है ऑर्डर 22 रूल 4 में। ऑर्डर 22 रूल 4, प्लीडर हैज ड्यूटी टू इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टीज। प्लीडर की ड्यूटी बनती है कि पार्टीज के डेथ होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, 22 रूल 10A में। ऑर्डर 22 रूल 10A। ऑर्डर 23 में विड्रॉवल ऑफ सूट का कॉन्सेप्ट आता है। इनविशियो बेनिफिकियम नॉन डेटर, ये जो आपका लीगल मैगजीम है, इनविशियो बेनिफिकियम नॉन डेटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट बार, इनविशियो बेनिफिशियम नॉन डेटर, ये ऑर्डर 23 रूल 1 से कनेक्टेड है। पार्टीज टू द सूट कैन कॉम्प्रोमाइज इन ए सूट, पार्टीज टू द सूट कैन कॉम्प्रोमाइज इन ए सूट मतलब बड़ा सीधा है, जो सूट के पार्टी हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ऑर्डर 23 रूल 3। ऑर्डर 24 में हम बात करते हैं कमीशन की। ऑर्डर 24 रूल 4A में हम बात करते हैं कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन जो कि लोकल लिमिट से बाहर रहता है, सॉरी लोकल लिमिट के अंदर रहता है, रिसाइड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो हम उसके एग्जामिनेशन की बात करते हैं उस पर्सन की जो लोकल लिमिट्स के अंदर रहता है। ऑर्डर 24 रूल 4A। कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर 26 रूल 10A। ऑर्डर 32 में हम लोग बात करते हैं सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गार्जियन ऑर्डर 32 रूल 4। तो ये आप याद रखिएगा, पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए गार्जियन। और ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये हिंदू लॉ में कनेक्ट हो जाएगा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 से भी कनेक्ट होता है। गार्जियन एड लिटम क्या होता है, गार्जियन एड लिटम अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू मेक लीगल एक्शन ऑन और बिहाफ ऑफ बाय द माइनर, ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर। सो गार्जियन एड लिटम उसको कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है सिर्फ लीगल एक्शन लेने के लिए माइनर के तरफ से। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन, गरीब आदमी अगर कोई सूट फाइल करे तो उसका कॉन्सेप्ट ऑर्डर 33 में है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरप्लीडर सूट्स ऑर्डर 35 में है। फ्रेंडली सूट की बात करेंगे तो ऑर्डर सेक्शन 19 और सेक्शन 90 ऑर्डर 36 यानी 36 में है। समरी सूट ऑर्डर 37। अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38 रूल 5 से लेकर 13 तक डिस्कस किया गया है। टेम्पररी इंजंक्शन प्लस इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स की बात करेंगे तो ऑर्डर 39। इंजंक्शन ग्रांट होता है तो ऑर्डर 39 रूल 1।
टेम्पररी इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है ऑर्डर 39 रूल 2। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो अटैच हो जाती है वो ऑपरेटिव रहेगी, शैल रिमेन ऑपरेटिव, ऑर्डर 39 रूल 2A, 1 साल के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच शैल रिमेन ऑपरेटिव 1 साल तक के लिए, जो ऑर्डर 39 रूल 2A के अंदर प्रोविजन है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर 39 रूल 6 से लेकर रूल 10 तक है। ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन में भी डिस्चार्ज, वैलिड और सेट असाइड, ऑर्डर 39 रूल 4। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करेंगे तो ऑर्डर 40 रूल 1। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाय कलेक्टर, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कलेक्टर के द्वारा होता है तो ऑर्डर 40 रूल 5। पॉपर अपील्स की बात करते हैं तो ऑर्डर 44 सीपीसी, और सेक्शन 114 को रीड विथ करना चाहिए ऑर्डर 47 रूल 1 के साथ। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में डील कर रहे हैं। तो ये मैंने जो आपको अभी शेयर किया है कि पूरा कंप्लीट सीपीसी से वो क्वेश्चंस हैं, वो आपको ये मैं सीधे कह देता हूँ, क्वेश्चन छोड़िए, सिंगल लाइनर या वन लाइनर पॉइंट्स हैं जो कि हर एग्जाम में कभी ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आया ही है, ये हर बार कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितनी बार हो सके रिपीट कर लीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।